हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच इज़ द पॉपुलर साइंटिस्ट और विच साइंटिस्ट इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, राइट। तो इसका आंसर आप सबको पता है। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं साइंस की बात करूँ, साइंस के केस में जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है तो उनका नाम है गैलीलियो गैलीलिया। यस, इनको हम कहते हैं मॉडर्न साइंस के फादर। और ये आप देख सकते हो विकिपीडिया का एक कटआउट है जहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि फॉर सिस्टमैटिक यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंटिफिक मेथड, फिजिक्स एंड ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। तो ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। इनफैक्ट मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन ये है कि आप बताओ, ये तो चलो मॉडर्न साइंस की बात कर ली हमने, इसके फील्ड में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मगर एंशिएंट साइंस के केस में कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। और ये हमारे पास गैलीलियो गैलीलिया का एक प्यारा सा तस्वीर है जिसको आप देख सकते हो। तो आइए इसी पॉजिटिव डिस्कशन के साथ आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वर यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन विच पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। यानी कि वो कौन से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बेसिस पे मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को तैयार किया, बनाया। तो जब हम बात करते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, तो सबसे पहला जो आंसर समझ आता है वो ये है एटॉमिक मास। उन्होंने अपने पूरे पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बनाया था। और एटॉमिक मास पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। जब हम बात करते हैं उनके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस बेसिस पे समझ आती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जानकारी हमें मिलती है नेचर एंड फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, यानी कि किस प्रकार का वो एलिमेंट है, क्या नेचर है उस एलिमेंट का, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, मेटालॉइड्स है, ये नेचर के अंदर आप कैटेगराइज कर सकते हो। जो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके फार्मूला बनाता है वो क्या होने वाला है, वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझाएगा। साथ में जैसा वो हाइड्राइड फॉर्म करता है उसके बेसिस पे भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हो। अब आप सबके मन में सवाल चल रहा होगा कि हाइड्राइड के फॉर्मेशन से या ऑक्साइड के फॉर्मेशन से किसी की केमिकल प्रॉपर्टी हम कैसे समझ सकते हैं। वो और कुछ भी तो बना सकता है, जरूरी तो नहीं है कि एक एलिमेंट, मान लो कि पीरियोडिक टेबल में एक एक्स नाम का एलिमेंट है तो वो ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होगा, वो बाकी और के साथ भी तो कंबाइन हो सकता है, बिल्कुल कंबाइन हो सकता है बाकियों के साथ भी, बट ऑक्सीजन के साथ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। तो एक अगर आपको सीक्वेंशियल पैटर्न नोट करना है तो वो ऑक्सीजन के केस में बहुत ईजिली हो जाता है। सिमिलरली हाइड्रेट की जब बात की जाती है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो किसी के साथ भी ईजिली कंबाइन हो सकता है। तो ये 2 पॉपुलर एलिमेंट है जो बाकी एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं। तो अगर हमें बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी एनालाइज करनी है तो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और उनके रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज, उनके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो। तो आपको ये बात समझ आ गई। और फिजिकल प्रॉपर्टी केवल और केवल एटॉमिक मास के ऊपर ही डिसाइड किया जाता है, ये बात समझ गए, खास करके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो अब नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कि वो कौन से 2 कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था मेंडलीव को जब वो अपने पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे। तो आइए सबसे पहले तो इनका पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, प्यारा सा। और इस पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बातें, जैसे कि इसके अंदर 8 ग्रुप्स हुआ करते थे, ओके। और इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल में काफ़ी एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए स्पेसेस भी पहले से छोड़ दिया था, कुछ को प्रेडिक्ट कर दिया था, राइट। तो ये काफ़ी हद तक एक अच्छा पीरियोडिक टेबल था उस टाइम के हिसाब से। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ा जब वो अपने पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे, तो सबसे पहला आंसर निकल के आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट कुड नॉट बी मेंटेन वाइल मैचिंग केमिकल प्रॉपर्टी। अब फंडा ये था कि मेंडलीव का कहना था कि हम अपने पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि लिथियम के बाद बेरिलियम को प्लेस किया, फिर बोरोन को, फिर कार्बन को, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब उनका ये कहना था कि अगर मान लो कि जो लिथियम है और उसके ग्रुप में कोई दूसरा एलिमेंट आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी उसी से मैच करेगी, और जो भी दूसरा एलिमेंट आएगा लिथियम कंपैरिजन में उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो हो ये सकता है कि या तो आपका पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा बन जाए, या फिर कहीं कहीं प्रॉब्लम ये आएगी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो ठीक से
नेक्स्ट एलिमेंट का मिल जाएगा आपको, बट हो सकता है कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वैसे मैच ना करे। मान लीजिए कि इस सीरीज़ के दूसरे एलिमेंट, जैसे कि हम सोडियम को कंसीडर कर रहे हैं, हो सकता था कि सोडियम का इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो ठीक रहता, फ्लोरीन के बाद अगर प्लेस हुआ है या नियोन के बाद प्लेस हुआ है तो एटॉमिक मास इसका इससे ज़्यादा है, इस वाले का इससे ज़्यादा है, बट प्रॉपर्टी मैच नहीं करता। अगर इस ग्रुप की प्रॉपर्टी आप मेटालिक रखना चाहते हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी वैसा नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम आया, या तो मास अरेंज हो पा रहा था या कहीं कहीं पे केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब होता ये है, आइसोटॉप क्या होता है? आइसोटॉप का मतलब है कि भी एक ऐसा स्पीसीज जिनके एटॉमिक मासेज जो है वो अलग अलग हो बट एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो यार एक ही स्पीसीज के कई सारे आइसोटॉप्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, जिनके 3 आइसोटॉप्स बनते हैं। इवन आप और एलिमेंट्स को लेके चलोगे तो उनके भी बहुत सारे आइसोटॉप्स बनते हैं। तो जब एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स बन रहे हैं और आइसोटॉप्स में मेन फैक्टर कौन प्ले करता है? एटॉमिक मास प्ले करता है। तो फिर अगर सबके मास अलग अलग है तो सभी एलिमेंट को अलग अलग प्लेस करना चाहिए, बट मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, इसके 2 आइसोटॉप्स बन रहे हैं या निकल के आइसोटॉप्स बन रहे हैं, तो मेंडलीव ने एक ही जगह पे रख दिया, उनके आइसोटॉप्स वाले फॉर्म्स को भी एक ही जगह पे रख दिया। ये हम नहीं कर सकते थे अगर आपने एटॉमिक मास क्राइटेरिया माना है तो। समझ गए? तो ये 2 कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला हुआ है कि एक टेबल दे रखा है आपसे, और इस टेबल को आप ध्यान से पहले पॉज करके देख लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम। इस टेबल के अंदर मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज छोटा है सोडियम के कंपैरिजन में। इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था पेपर डिस्कशन के दौरान। यहाँ पे भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। कारण ये है, अगर आप ना यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि कुछ इस तरीके से सोडियम और मैग्नीशियम प्लेस्ड है, यानी कि 3rd पीरियड के अंदर। और जब हम पीरियड्स के अलोंग बात करते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड में हम बात करते हैं, तो हमें समझ आता है कि साइज डिक्रीज होता है। कारण ये है कि भाई जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वेयर एज मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस वर्ड पे ध्यान दे, इफेक्टिव यानी कि असरदार, न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस जो चार्ज लगा रहा है वो बढ़ जाता है। तो अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया तो असर बढ़ गया, यानी कि ये जो है खींचा हुआ इसकी तरफ आ जाएगा, जिससे ये श्रिंक होता हुआ अपीयर होगा। हालांकि श्रिंक होता नहीं है, जस्ट अपीयर होता है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में इसका साइज छोटा हो जाएगा क्योंकि इसका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा है। ये बात समझ के, तो जाहिर सी बात है अगर न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा है तो मैग्नीशियम का साइज जो है वो छोटा होगा। फुल डिटेल में मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। क्यों ऐसा क्यों है? फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? तो फ्लोरीन और क्लोरीन कोई भी एलिमेंट हो, अगर आपको ये बताना है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव कैसे होते हैं, तो सिंपल आंसर आप ये करना कि वो कितनी जल्दी मेटल या नॉन मेटल से आयंस बन जाते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपके लिए एलिमेंट, तो ये एलिमेंट कितना रिएक्टिव है ये डिपेंड करता है कि कितना फास्ट, कितना जल्दी ये आयन बनता है। अब अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में, तो ये दोनों नॉन मेटल है, यानी कि इनको क्या बनना पड़ेगा? इनको बनना पड़ेगा अनायंस। इनमें से जो जल्दी अनायन बन जाएगा वो अच्छा रिएक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। अब फ्लोरीन के केस में होता ही है कि उसका साइज होता है छोटा। साइज छोटा होता है तो वो जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, हालांकि दोनों को एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये है मेरे पास फ्लोरीन, इसका एक आउटर मोस्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा आउटर मोस्ट शेल, इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन के केस में पहला आउटर मोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो होगा ये कि इसके पास जो सेकेंड आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है। तो अगर ये किसी और इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस में लेके आता है, सॉरी अपने इस शेल में लेके आता है, एक को ज़रूरत है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 7 तो पहले से है यहाँ पे, तो जल्दी से इसमें आ जाएगा। इसके केस में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके केस में टाइम लगता है तो ये वाला फ्लोरीन से फ्लोरीन नेगेटिव बहुत जल्दी बन जाता है, और ये वाला क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बनने में इसको टाइम लगता है, यानी क्लोरीन का अनायन बनने में टाइम लगता है। तो अगर उसको टाइम लगता है तो वो इसीलिए लेस रिएक्टिव कहलाता है। आप यहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं इस आंसर को डिटेल में। फ्लोरीन कैन फॉर्म F नेगेटिव मोर इजिली दैन क्लोरीन ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज में छोटा होने से ऐसा क्या खास होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, और जो ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, ये बात समझ आ गई।
चलो अब ये बात समझ आ गई, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट, हम एलिमेंट को क्यों क्लासीफाई करते हैं। पहला आंसर है कि इसको क्लासीफाई करने का रीज़न ये है कि आपके पास इतने सारे एलिमेंट है, अगर आपको कन्वेंशनली सबको स्टडी करना है, आप देखो ना इस पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को क्लासीफाई क्यों किया जाता है प्रॉपर कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि आप सबको स्टडी कर पाओ एक सीक्वेंशियल तरीके से। एक एक स्टडी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी याद नहीं रख सकते, मगर अगर 18 ग्रुप्स है और इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ याद रख लोगे तो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट जो है वो कवर अप हो जाएंगे। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है सारे एलिमेंट को समझने का, क्या पीरियोडिक टेबल का क्रिएशन। समझ गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करें इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ बोला हुआ है कि व्हाट वर द 2 क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने वो कौन से 2 तरीके का इस्तेमाल किया अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। बहुत सिंपल आंसर है। पहला तरीका था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने साफ साफ ये निर्णय लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी उनके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट अरेंज्ड होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी क्या है, तो आप बताना इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और ये एक पहला तरीका था। दूसरा जो तरीका था मेंडलीव का जिसके बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया वो ये था कि भाई सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी, स्पेशली नेचर एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फॉर्म्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी का भी एक जैसा होना इंपॉर्टेंट हो गया था उनके पीरियोडिक टेबल में। और वो भी कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टी, तो भाई नेचर कैसा है, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या है और हाइड्राइड क्या है, और ये मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। थर्ड पार्ट डिस्कस करें, वाई डिड मेंडलीव लीव सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं पे कुछ गैप्स छोड़े हुए थे, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कोई भी एलिमेंट को प्लेस नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे उनके हिसाब से उस जगह पे कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, मगर उनका ये कहना था कि अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उस एलिमेंट की वही पोजीशन होगी, वही सुटेबल पोजीशन होगी, राइट। तो ठीक है, जर्मेनियम इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। उस टाइम में डिस्कवर नहीं हुआ था लेकिन बाद में हुआ तो वो उसी पोजीशन पे पाया गया और उस पोजीशन के हिसाब से जो प्रॉपर्टी थी बिल्कुल सही थी। तो ये रीजन था। पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक बार आंसर। दीज गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, तो आपको ये लिखना है एग्जाम में। फोर्थ पूछा हुआ है आपसे कि इन मेंडलीव periodic table why there no mention of noble gases like helium, neon and argon। आप ध्यान से देखो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर तो पूरी एक सीरीज चलती है किसकी, नोबल गैसेस की। यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये नोबल गैस की पूरी एक सीरीज है जहाँ पे हमने अरेंज कराया हुआ है, पर मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में इनको कहीं जगह नहीं दिया। ऐसा क्यों किया? नोबल गैसेस वर नॉट इन्वेंटेड एट दैट टाइम। सिंपल आंसर है, उस टाइम तक नोबल गैस डिस्कवर ही नहीं हुए थे, काफ़ी पुरानी बात है, तो फिर उनको ज़रूरत ही नहीं लगी कि इनके लिए कोई स्पेस छोड़े या फिर उनको अरेंज करे। समझ गए। लास्ट, वुड यू प्लेस 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन दैट इज Cl35 and Cl37 in different slot because of their different atomic masses or in same slot because of their chemical property are same। अब देखो आइसोटॉप्स की जब मैंने बात की तो मैंने बताया एक ही एलिमेंट के 2 मासेस हो सकते हैं, और आपने ये कहा कि अगर किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी जैसी दिखती है आपको वहीं पे प्लेस करना है। और आपने ये भी कहा मेंडलीव के अकॉर्डिंग कि भाई अगर किसी एलिमेंट का मास जो है वो इंक्रीज कर जाए तो फिर आपको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्लेस करना चाहिए। तो आप क्या करोगे क्लोरीन के केस में, जहाँ पे क्लोरीन तो क्लोरीन ही रहेगा, मतलब वो नॉन मेटल जैसा ही बिहेव करेगा, तो लेकिन इसके 2 स्पीसीज आ गए आपके पास, तो आप इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्लेस करोगे या फिर उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग प्लेस करोगे। तो आंसर है दे विल बी केप्ट एट सेम स्लॉट एज दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये बात हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर साबित कर दिया कि केमिकल प्रॉपर्टी ही वो फंडामेंटल क्राइटेरिया है, ना कि एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अगर वहाँ पे डिस्कार्ड हो जाता है तो हमारा आंसर बचता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको आज के डिस्कशन के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत इफेक्टिवली अटेम्प्ट करो, रिक के प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।